नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोजखान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत प्रोफेसर कीन्स के योगदान की व्याख्या करना। प्रोफेसर कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड में। इनके पिता J.N. कीन्स, प्रोफेसर J.N. कीन्स भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे। प्रोफेसर कीन्स ने इंग्लैंड का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आसीन किया। इसके पूर्व इन्होंने भारतीय सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनकी विशेषज्ञता वास्तव में अर्थशास्त्र में रही, जिसमें वह उन्हें काफी कम नंबर प्राप्त हुए। 1906 ईस्वी में इन्होंने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया। उसके पश्चात 2 वर्ष की इन्होंने सेवा की। 1908 में ये पुनः इंग्लैंड वापस लौट गए ताकि अपने शोध कार्य को जारी रख सके। इसमें उनके गुरु प्रोफेसर मार्शल का विशेष योगदान रहा। प्रोफेसर मार्शल ने वास्तव में उनकी स्कॉलरशिप के अतिरिक्त कुछ धन अपने पास से भी स्कॉलरशिप के रूप में देते थे ताकि कीन्स अपने अध्ययन को जारी रख सके। इसके पश्चात कीन्स कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर बने। कीन्स को वास्तव में आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या कीन्सियन इकोनॉमिक्स रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है। कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महारत हासिल थी। कीन्स ने रोजगार और राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अपने विशेष मॉडल प्रस्तुत किए और अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्या जैसे बेरोजगारी पर इन्होंने विशेष कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियों में भी अपना योगदान रखा। इसके अलावा कीन्स ने अपने गुरु से हट करके पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए एक नई परंपरा को रखा। उन्होंने क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत मांग अपनी पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती, इस सिद्धांत को नकारा। मार्केट मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक मेंटेन द मार्केट, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी नकारा। अर्थात अपने गुरु द्वारा दी गई थ्योरी को कि अर्थव्यवस्था में स्वचालित शक्तियां होती हैं जो अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने में मदद करती हैं, उन बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि नहीं, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मार्केट मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली मेंटेन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी गोज ऑन इक्विलिब्रियम। कीन्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बाय द इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन को पुनः लाया जा सकता है। इस प्रकार एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। वास्तव में जब कीन्स अंतिम समय में उन्होंने कहा कि वास्तव में क्लासिकल अर्थशास्त्री ही श्रेष्ठ रहे, लेकिन वास्तव में यह लगता है कि उनके द्वारा यह बात भावनात्मक रूप में रही। कीन्स अपने युग के वास्तव में एक प्रणेता के रूप में विख्यात हुए और दिन प्रतिदिन उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। उनके मुख्य आर्थिक विचारधाराओं में निम्न बिंदुओं पर उन्होंने अपना फोकस किया। कीन्स की 1913 में एक पुस्तक आई जिसका नाम था इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसके अंतर्गत कीन्स ने वास्तव में पुरानी क्लासिकल मौद्रिक नीतियों का खंडन किया और उसके स्थान पर नई मौद्रिक नीतियों को रखा। इसके अंतर्गत मुद्रा एवं विनिमय दर के बीच के संबंध को भी स्पष्ट किया गया। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि कीन्स की वास्तव में ये एक सर्वश्रेष्ठ रचना रही है।
1929 की महामंदी अमेरिका में फैली हुई थी। दिन प्रतिदिन लगातार उद्योग बंद होते जा रहे थे। उद्योग के बंद होने का एक मुख्य कारण था लगातार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कम होने जाना, जिसके परिणाम स्वरूप लाभ प्रत्याशा कम होती चली गई और लाभ कम होने के कारण उद्योगों ने निवेश करना कम कर दिया। परिणाम स्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई थी। कीन्स ने लगभग काफी दिनों तक अध्ययन किया और 1936 में इनकी पुस्तक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी आई, जिस पर इन्होंने महामंदी से उबरने के लिए नीतियों का डिस्कस किया। वास्तव में ये बुक्स बहुत पॉपुलर हुई और कीन्स की समस्त आर्थिक नीतियां जो रोजगार से संबंधित थी इसी बुक में पाई गई। कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इफेक्टिव डिमांड की बात की। इफेक्टिव डिमांड का तात्पर्य होता है कि जहां पर अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाएगा, वहां पर अर्थव्यवस्था प्रभावपूर्ण मांग की दशा में होगी। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार बिंदु पर हो। प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि यदि अर्थव्यवस्था में रोजगार और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है तो हमें समग्र मांग को बढ़ाना होगा, तभी प्रभावपूर्ण मांग वर्क करेगी। समग्र मांग को बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनकम या परचेजिंग पावर प्रोवाइड करिए, जिसके परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड कर ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। पूंजीपतियों के लाभ की प्रत्याशा बढ़ानी होगी, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाने होंगे, इससे एग्रीगेट डिमांड कर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा प्रोफेसर कीन्स ने उपभोग सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। उपभोग सिद्धांत में इन्होंने दो प्रकार के उपभोग को डिस्कस किया है, स्वायत्त उपभोग एवं प्रेरित उपभोग। स्वायत्त उपभोग वो उपभोग होता है जो आय प्रत्याशा या लाभ प्रत्याशा से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये किसी व्यक्ति को जीवन के लिए आवश्यक होता है। वहीं प्रेरित उपभोग वो उपभोग होता है जो आय प्रत्याशा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है उसके परिणाम स्वरूप उसका उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। इन दोनों उपभोगों को जोड़ने के बाद हमें कुल उपभोग वक्र प्राप्त हो जाता है। प्रोफेसर कीन्स ने अपने विचार ब्याज के संदर्भ में भी रखे। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि वास्तव में ब्याज का एकमात्र कारण होता है तरलता पसंदगी। उन्होंने कहा मुद्रा की मांग तीन प्रकार से होती है, लेन देन उद्देश्य के लिए, दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए। पहली दो प्रकार की मुद्रा वास्तव में आय या मांग से जुड़ी हुई नहीं होती। ये वास्तव में अर्थव्यवस्था में जो सट्टा उद्देश्य की मुद्रा होती ये ब्याज दर पर निर्भर करती है। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर ऊंची होती है तो सट्टा मुद्रा की मांग कम होती है और विलोमता भी। इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में ब्याज का निर्धारण हमारे पास मुद्रा की मांग के द्वारा, वो भी सट्टा उद्देश्य की मुद्रा की मांग के द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने एक बात और डिस्कस किया कि अर्थव्यवस्था तरलता जाल में भी फंस सकती है। तरलता जाल वो स्थित होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाए या घटाए लेकिन अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसे हम तरलता जाल की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में कीन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। इनके आर्थिक मॉडल आज वर्तमान जीवन, व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक महत्व के हैं। चाहे पूंजी की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हो, चाहे व्यापार चक्र का सिद्धांत हो, चाहे मौद्रिक नीति से संबंधित सिद्धांत हो, चाहे राजकोषीय नीति से संबंधित सिद्धांत हो या अन्य। घाटे की वित्त व्यवस्था ही ले लीजिए। घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को अपना बजट घाटे का बनाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में मनी सर्कुलेशन ज्यादा हो सके। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक पुश करेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा। इस प्रकार कीन्स अपने युग के एक श्रेष्ठ
अर्थशास्त्री के रूप में जाने गए और इन्होंने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी जो वास्तव में युगों युगों तक अर्थशास्त्रियों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। धन्यवाद।